हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ये है वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ पिछले एक सप्ताह के तमाम कंटेंट उसको संक्षेप में दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। तो ये है 25 जून से लेकर और 1 जुलाई 2023 तक के तमाम करंट अफेयर्स, तमाम कंटेंट। तो उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपने ये वाला मैराथन वीडियो नहीं देखा है हाफ ईयरली तो देखना ज़रूर, आपके बहुत काम आएगा। 6 महीनों के जनवरी से लेकर जून तक के तमाम कंटेंट इसमें मौजूद हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने अभूतपूर्व कदम उठाकर बिना मुख्यमंत्री की सलाह के मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया और 5 घंटे बाद ही वापस ले लिया अपना फैसला, जब बहुत बवाल हुआ और संवैधानिक जो दायरा है उससे बाहर जाकर ये बात सामने आई कि गवर्नर ने ये काम किया था। आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, वो जेल में है। तो गवर्नर ने कहा कि उनको रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में ये संवैधानिक जो प्रावधान थे उन सबको देखते हुए फिर इनको अपना कदम वापस लेना पड़ा और इन्होंने कहा कि हम जो है वकील से सलाह लेंगे, उसके बाद फिर आगे फैसला करेंगे। केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ा इस मामले में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आंसर होगा प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को ये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन उसके विधेयक को मंजूरी दी है। अब संसद का जो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है तो उसमें इसको पेश किया जाएगा और ये देश भर में रिसर्च का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसी की निगरानी में पूरे देश के जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च लैब हो, चाहे कॉलेज हो, वो सब कुछ उसी से गवर्न होंगे, वहीं से फंड भी मिलेगा। ठीक है, वैज्ञानिक रिसर्च को लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिस्र यानी इजिप्ट ने जून 2023 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो इस अवार्ड का नाम बताएं। आंसर होगा इसका ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ नाइल। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 और 25 जून को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे मिस्र के। और 1997 के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ की यात्रा की है। कब के बाद? 1997 के बाद पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि उन्होंने मिस्र का दौरा किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा के दौरान जून 2023 में किस ऐतिहासिक मस्जिद में जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था? आंसर होगा अल हकीम मस्जिद। क्या नाम है? अल हकीम मस्जिद। और ये मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। ठीक है, और इस मस्जिद को भारत के बोहरा समुदाय की सहायता से दोबारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में क्या समझौते हुए? आंसर का उपरोक्त सभी, यानी रणनीतिक साझेदारी, कृषि संबंधित, पुरातात्विक और प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित। तो ये 4 हुए, ये 1, ठीक है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये समझौते हुए हैं टोटल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और हाँ, जो भी बता रहा हूँ ना, इसका डिटेल में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, PDF आपको मिल जाएगा। और हाँ, वो PDF जो ना, वो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेंबरशिप बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का है और इसके जरिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। हाफ ईयरली PDF भी अवेलेबल हो गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और मेंबरशिप लेने से एक और खासियत है, फ़ायदा है कि इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट ये सब दे सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट भी, मंथली मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और तमाम एग्जामिनेशन के ज़्यादातर के सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। बहुत मामूली सी रकम है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा रोहित जावा। ठीक है, क्या नाम है? रोहित जावा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा रूबी सिन्हा। ये बनी है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेंस, खासकर उनको लेकर। अब इकोनॉमिक गतिविधि को ले लेते हैं, आर्थिक। क्वेश्चन होगा, गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ ये खोला जाएगा। और
अल्फ़ाबेट यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ सुंदर पिचाई ने ये ऐलान किया है और इस फिनटेक सेंटर के लिए 82,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च करेगा गूगल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएसए यात्रा के दौरान अमेजन ने भारत में कितनी राशि और निवेश करने का ऐलान किया है? आंसर होगा $15 बिलियन। अगर रुपए में कहेंगे तो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए होते हैं, जिसके जरिए कंपनी अपना दायरा बढ़ाएगी और उम्मीद है कि नौकरियां इससे ज़्यादा पैदा होंगी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कितने प्रतिशत का मैक्सिमम ब्याज दर बढ़ाया? आंसर होगा प्रतिशत नहीं, इसको कहेंगे हम बेसिस पॉइंट। ठीक है, कितना ब्याज बढ़ाया तो होगा आंसर 30 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब 1% पे 100 बेसिस पॉइंट माना जाता है, तो 30 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.3% मैक्सिमम बढ़ाया गया। किसी में नहीं भी बढ़ाया गया और कुछ में बढ़ाया गया। ये 30 जून को केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो एक लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, दोस्तों। अब इवेंट से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तूफान को वर्ष 1977 यानी 1977 के बाद सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला तूफान बताया है? आंसर होगा बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। ये 13 दिन और 3 घंटे तक सक्रिय रहा और ख़ास बात है कि इसने कई बार अपना रास्ता बदला। आगे बढ़ रहा था, ये बदल दिया, इधर बदल दिया, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इसका बहुत ही मुश्किल था। तो एक चुनौती भी है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को मिली है कि इसको सटीक प्रोडिक्शन कैसे किया जाए कि हमें पता चल जाए। पहले ये लग रहा था कि ये इधर चला जाएगा, लेकिन ये गुजरात से होते हुए भारत की ओर मुड़ गया और गुजरात में काफ़ी नुकसान इसने किया था। इसके बारे में मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था आपको। ओके, IMD उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहापात्रा। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। ICC ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया? आंसर होगा वनडे। ये वनडे का 26 जून को अंतरिक्ष में ये ट्रॉफी की लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, और पहली बार भारत में वर्ल्ड कप पूरी तरह से मेज़बानी मिली है। इससे पहले भी मिली थी, लेकिन साझा तौर पर किसी दूसरे देश के साथ मिलकर, लेकिन इस बार इंडिया में ही सारे मैचेज हो रहे हैं, होने वाले हैं। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारतीय शहरों में यह आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व खेल यानी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर होगा बर्लिन, जर्मनी में। कब से कब तक? तो 17 से 25 जून तक आयोजित किया गया है। 26 स्पोर्ट्स कंपटीशन यहाँ पर हुए हैं। जो दिव्यांग, मानसिक रूप से जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हर 2 साल पर होता है। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 202 मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। और कौन कौन? गोल्ड 76, सिल्वर 75 और ब्रॉन्ज 51। तो इतने मेडल जीते गए हैं इंडिया की ओर से, इंडियन खिलाड़ियों की ओर से। कुछ फोटोग्राफ आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किसको सौंपी या किस मेजबान देश किसे बनाया है? आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये अंडर 17 है, यानी 17 साल के अंडर के जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, वो खेलेंगे इसमें अलग अलग देशों के। और ये आयोजन होगा 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक। कब से कब तक? 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, प्रस्तावित राजधानी नूर संतारा, राष्ट्रपति हैं वहाँ के जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यानी IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2023 किसे दिया है? आंसर डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। वो कौन है? वो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। तो उनको ये सम्मान कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच में जो ओलंपिक गेम्स टोक्यो का हुआ था 2020 का, जो कि 2021 में हुआ, उस आयोजन को संभव बनाने में जो उन्होंने प्रयास किया, चिकित्सा के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो प्रयास था, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और
उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना 200वां मैच खेल लिया, ओके, जून में। अगला क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा इसका नीरज चोपड़ा, ठीक है। इस साल लगातार उन्होंने दूसरा डायमंड लीग जीता है। इससे पहले दोहा डायमंड लीग, उसमें भी विजयी रहे, गोल्ड मेडल जीता। अब ये लुसाने डायमंड लीग में भी उन्होंने जीत लिया है। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में, और उन्होंने कितना मैक्सिमम फेंका तो 85.04 मीटर फेंका है, और ये टॉप पर रहे। लुसाने शहर जो है ना वो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीत ली है? आंसर होगा भारत, ठीक है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? कोरिया गणराज्य में हुआ है, बुसान शहर में, और एशिया की 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार को लेते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? आंसर होगा अतुल कुमार राय। किस उपन्यास के लिए? चांदपुर की चंदा, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी की ओर से 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, और तीसरा है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये जो अवार्ड है वो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के तहत चुना गया है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए किस लेखक को चुना गया है? आंसर होगा अनिरुद्ध कनिसेट्टी, ठीक है। और किसके लिए? तो ये देख रहे हैं, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, इस बुक के लिए। और एक वो इतिहासकार हैं वो अनिरुद्ध, तो उनको ये मिला है। अब तमाम विजेताओं की लिस्ट भी देख लीजिए अलग अलग भाषाओं में, खासकर हिंदी और इंग्लिश को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जिस राज्य में आप रहते हैं और वहाँ कोई अगर प्रचलित भाषा है तो आपके उस स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए वो भाषा से रिलेटेड अवार्ड महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिंदी में अतुल कुमार राय, चांदपुर की चंदा, अंग्रेजी में अनिरुद्ध कनिसेट, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू चोलाज, असमिया में जिंटू गीतार्थ, बांग्ला में हमीरुद्दीन मिद्या, बोडो में माइना वस्त्री दैमारी, ठीक है। डोगरी में धीरज बिस्मिल को मिला है, और आगे बढ़ते हैं, गुजराती में सागर शाह को मिला है, ठीक है। कन्नड़ में मंजू नायक चुल्लूर, कश्मीरी में निगहत नसरीन, कोंकणी में तन्वी कामत, मलयालम में गणेश पुथुर, मराठी में विशाखा विश्वनाथ, नेपाली में नैना अधिकारी, पंजाबी में संदीप उनको मिला है, राजस्थानी में देवीलाल महिया, संताली में बापी तुडू, ठीक है। सिंधी में मोनिका जे पंजवानी, तमिल में राम थंगम, तेलुगु में जॉनी तक्के दा सिला, और उर्दू में तौसिफ बरेलवी, इन सबको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, कुछ और भाषाएं जैसे मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, इसके बारे में बाद में इसका ऐलान किया जाएगा। और अब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और ये पूरी लिस्ट जो है ना PDF में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन होगा बाल साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना? आंसर होगा सूर्यनाथ सिंह। किसके लिए, किस बुक के लिए? कौतुक ऐप जो देख रहे हैं उसके लिए इनको चुना गया है, वो एक कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना है? आंसर होगा सुधा मूर्ति, ठीक है। इस बुक के लिए, बुक का नाम क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़ के लिए ये अवार्ड को दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। वो भारतीय शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, और नारायण मूर्ति उनकी वाइफ हैं वो, तो इन्होंने बच्चों के लिए ये बुक लिखा है। अब पूरी लिस्ट देख लेते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो ये देख रहे हैं आप अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में सूर्यनाथ सिंह, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति, असमिया में रविंद्रनाथ गोस्वामी, बांग्ला में श्यामल कांति दास, बोडो में प्रीतम नंदी, डोगरी में बलवान सिंह को मिला है, गुजराती में रक्षा बहन प्रहलाद राव को मिला, कन्नड़ में विजय श्री हालादी को मिला, कोंकणी में तुकाराम को मिला है, मैथिली में अक्षय आनंद सन्नी को मिला है, मलयालम में
प्रिया AS को मिला है। मराठी लैंग्वेज में एकनाथ अहवाड को मिला है। नेपाली में मधुसूदन बिष्ट, उड़िया में जुगल किशोर षडंगी, राजस्थानी में किरण बादल, संस्कृत में राधा वल्लभ त्रिपाठी, संताली में मान सिंह माझी को मिला है। सिंधी लैंग्वेज में ढोलनु राही को मिला है। तमिल लैंग्वेज में उदय शंकर को मिला है। तेलुगु में DK जादुवुल बाबू को मिला है। उर्दू में मतीन अचालपुरी को मिला है और पंजाबी में गुरमीत कड़ी आलवी को मिला है। तो ये 12 अवार्ड ये दिए गए हैं। ओके, इस बार कश्मीरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। मणिपुर भाषा के लिए बाद में घोषणा की जाएगी। ठीक है, PDF सब अवेलेबल है इन सब का। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सामुदायिक सेवा श्रेणी में IMA अवार्ड के लिए किसे चुना है? आंसर होगा डॉक्टर K वेणुगोपाल। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन ये अवार्ड उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड लेते हैं। रैंकिंग क्वेश्चन होगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? ये 2024 आप ध्यान रखना, क्या ये ना एक साल आगे का ईयर बताते हैं लोग। ठीक है, अब पिछले साल 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम था 2023 और 2023 में जो आया वो है 2024। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ठीक है, अब दुनिया की टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी है उसको भी लिस्ट देख लेते हैं। तो ये रही लिस्ट। नंबर 1 MIT, सेकंड नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK की, थर्ड पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो 4th स्थान पे है USA की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो 5th स्थान पे है USA की। ठीक है, अगला क्वेश्चन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में किस इंस्टीट्यूट ने सबसे बेहतर रैंकिंग पाई है? आंसर होगा IIT बॉम्बे। उसे सबसे बेहतर रैंक मिली है कितनी? 149 रैंक मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थान को रैंकिंग मिली है? रैंकिंग में कितने आए हैं? आंसर होगा 45 इंस्टीट्यूट को ये रैंक मिली है। टॉप जो 1500 की लिस्ट होती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की 1500 ही लेते हैं, उसके बाद को वो लेते ही नहीं है। मतलब 1500 अपनी रैंकिंग तैयार करते हैं और अपने पैमाने के अनुसार, और 1500 तक जितने आए बाकी को मान लिया जाता है कि वो इसके काबिल नहीं है कि इस रैंकिंग में बने रह सकें। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया के टॉप 10 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है कौन कौन से हैं, तो इंडिया में नंबर 1 है IIT बॉम्बे और उसका दुनिया में स्थान है 149। सेकेंड स्थान पर IIT दिल्ली है, थर्ड पे IISc है, फोर्थ पर IIT खड़गपुर है, फिफ्थ पे है IIT कानपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसके अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में कितने बच्चों को जबरन विस्थापित होना पड़ा है? आंसर होगा 4.33 करोड़ बच्चों को। यूनिसेफ फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो उसी ने 13 जून को ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। कई वजह हैं, जैसे विस्थापित होने के बच्चों को संघर्ष, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और तूफान जैसे आपदा। अगला क्वेश्चन, WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, उसके ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा स्वीडन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर संक्रमण या कहें ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल ईंधन की ओर कैसे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल जो पेट्रोल और डीजल है उन सब को छोड़कर हम किस तरीके से पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी या कहें हाइड्रोजन, दूसरे रूप कई सारे रूप हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, हाइड्रोजन एनर्जी है, तो इन सब का हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतरीन परफॉर्मेंस है स्वीडन का। तो टॉप 10 देख लेते हैं कौन कौन। नंबर 1 स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे फिनलैंड, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है, सिक्स पे आइसलैंड है, सेवन्थ पे फ्रांस है, एट्थ पे ऑस्ट्रेलिया, नाइन्थ पे नीदरलैंड्स है और 10th पे एस्टोनिया है। वैसे नंबर 1 ही आप याद रखें तो सही रहेगा, चल जाएगा काम।
अगला क्वेश्चन, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 67 पोजीशन पे है इंडिया। पिछली बार से बेहतर रैंक किया है इंडिया ने। और भारत जो है ना बहुत तेज़ी से, दुनिया में सबसे तेज़ी से अपना ट्रांजिशन कर रहा है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र किया है तेज़ी से वो है, मतलब कर चुका है, वो है स्वीडन। मतलब वहाँ भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है लेकिन अब बहुत कम होता है, ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। और हम काफ़ी तेज़ी से उस ओर बढ़ रहे हैं और हमारा रैंक है 67। अब क्वेश्चन है डेथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, तो उनका निधन हो गया 25 जून 2023 को। तो वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? काफ़ी मशहूर आविष्कार। आंसर का लिथियम आयन बैटरी। 100 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। लिथियम आयन बैटरी, उसका आविष्कार 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, जॉन बेनिस्टर गुडेनफ जिनका निधन हो गया, और एक और वैज्ञानिक हैं ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक हैं स्टैन व्हिटिंगम, ठीक है। तो दोनों को 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। पीडीएफ में मैंने इसका काफ़ी डिटेल बताया है। अगला, अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किस नदी पर होगा जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये नदी के नीचे यानी पानी के नीचे सुरंग बनाई जाएगी और रेल और सड़क दोनों इससे जाएंगे आएंगे। और ये सुरंग असम में नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ेगा, ठीक है। 6000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। अब विदेश से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, फ्रांस में किस वजह से जून 2023 में पुलिस के खिलाफ दंगा भड़क गया और सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हो गए? आंसर होगा नाबालिग को गोली मारने। पुलिस के द्वारा ये नाबालिग को गोली मारा गया 27 जून को, और उसके बाद से पूरा वहाँ पर अस्त व्यस्त माहौल, युद्ध जैसे हालात हैं। पब्लिक पुलिस के खिलाफ है और प्रदर्शन कर रही है। हुआ ये कि ट्रैफिक नियम को तोड़ने के कारण एक नाबालिग को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि जब वो नहीं रुका तो हमने गोली मार दी उसको। लेकिन जो फोटोग्राफ आ रहे हैं गोली मारते हुए, वो बेहद नज़दीक से वो गोली मार रहा है। तो उसी से पूरी पब्लिक जो है वो आक्रोशित हो गई है। फ्रांस में कंट्रोल नहीं हो रहा है फ्रांस की सरकार से वहाँ के हालात। ओके, नहेल नाम था उनका। ओके, तो फ्रांस में ये हुआ है। और आपको याद रखना चाहिए, भारत में भी एक राज्य है जहाँ हमारी पुलिस ही उसके बहुत सारे एरिया में नहीं जा पा रही है, मणिपुर, ठीक है। वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ हालात ठीक करने बहुत ज़रूरी है। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग 2 महीने हो गए, मणिपुर की हालात ख़राब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी का नाम बताएं जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर मॉस्को की ओर कूच कर दिया। हालांकि समझौते के बाद उसने ये फैसला टाल दिया। आंसर होगा वागनर ग्रुप, PMC वागनर, ठीक है। यूक्रेन में युद्ध के लिए और कुछ अन्य देशों में भी लड़ने के लिए प्राइवेट आर्मी रूस ने तैयार की हुई थी। वागनर ग्रुप, उसने विद्रोह कर दिया था, हालांकि जैसे जैसे ये कंट्रोल हो गया। और अब GI टैग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनने वाले अमरोहा ढोलक को GI टैग मिला है? आंसर होगा अमरोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग्स यानी बागपत गृह सज्जा को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, यूपी का बाराबंकी किस प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जिसे GI टैग मिला है? आंसर होगा बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के कालपी हस्त निर्मित कागज को GI टैग मिला है? आंसर होगा जालौन। कालपी जो है ना, जालौन में एक सिटी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मैनपुरी तरकशी को GI टैग दिया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश के ही। अगला क्वेश्चन, संभल हार्ड क्राफ्ट ये किस जिले का उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है? आंसर होगा संभल, ठीक है। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमरोहा का अमरोहा ढोलक, महोबा का है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प,
मैनपुरी का मैनपुरी तरकशी, संभल का है संभल हार्न क्राफ्ट, बागपत का है बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और जालौन का कालपी हस्त निर्मित कागज। तो इन सबको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों आप इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। ओके, आखिरी हिस्से में और डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को। ओके, किसके याद में? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी याद में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम आप देख रहे हैं, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। बड़ा लंबा है थीम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून को। थीम क्या है इस बार की? थीम है लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 जून को। और इस बार की थीम क्या है? भारत की ओर से ये थीम जारी की गई है, फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट 100। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जून को। और थीम क्या है इस बार की? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, यानी जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 50 वर्ष और आगे भी काम करते रहें उस ओर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जून को। और थीम क्या है? ग्रह के लिए संसद यानी पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को आंसर होगा इसका। पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई को। इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसकी स्थापना की गई थी संसद से एक्ट पास करके। अगला क्वेश्चन, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 2 जुलाई को। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। और आप डेली का वीडियो देखना मत भूलना, उसमें काफ़ी डिटेल में आसान शब्दों में आपको समझाया जाता है। ठीक है, और हाँ, ये जो वीडियो है मैराथन हाफ ईयरली, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखना, तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, अब मिलते हैं डेली का करंट अफेयर्स वीडियो में, तो देखते रहिए आप। बाय।